हेलो, आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में। और आज हम सीखेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन और उससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर हम ऑक्सीजन गैस का कॉन्फ़िगरेशन करें और उसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से ऑब्जर्व करें तो हमें क्या पता चलेगा कि ऑक्सीजन गैस में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम के होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम के होंगे, और जब उन्होंने ऑक्सीजन गैस बनाई तो उसमें होंगे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स, और जो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड। तो इस अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। अगर वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते तो वो पैरामैग्नेटिक होता। तो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। पर जब ऑक्सीजन को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया, तो ये पता चला कि ऑक्सीजन कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, उसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक लिमिटेशन ये थी कि बेंजीन में जो होता है, बेंजीन में होता है डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग को तो अच्छे से समझा पाती है, पाई बॉन्ड्स को भी और सिग्मा बॉन्ड्स को भी, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाती कि वो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्यों, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसकी वजह से बाद में साइंटिस्टों ने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप की। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और लास्ट में हम ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से, और फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक होती है या पैरामैग्नेटिक। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये लेक्चर। तो सबसे पहले हमने किया इंट्रोडक्शन। तो क्योंकि ऑक्सीजन गैस में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन गैस में कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसा होना चाहिए नेचर इसका मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। पर ये डायामैग्नेटिक होती नहीं है। पर जब इसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट ने शो किया कि ये अट्रैक्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिज्म शो करती है, मैग्नेट के रेस्पेक्ट में ये अट्रैक्ट होती है। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंट्स में ये शो हुआ कि ऑक्सीजन क्या है, अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की तरफ। मैंने एक यूट्यूब से वीडियो देखी थी, मैं वो वीडियो रेफरेंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और उस चैनल के क्रिएटर का नाम भी मेंशन कर दूंगा एज क्रेडिट्स, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो, या हम लोग साथ में ही वो वीडियो देख लेते हैं अभी। तो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा, पहले उन्होंने नाइट्रोजन गैस यूज़ की, लिक्विड नाइट्रोजन। जब उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन को पोर किया मैग्नेट्स के पोल पर, तो लिक्विड नाइट्रोजन बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुई। पर जब उन्होंने ऑक्सीजन को पोर किया सेम मैग्नेटिक पोल्स पर, तो ऑक्सीजन क्या हुई, अट्रैक्ट हुई मैग्नेट की तरफ, मैग्नेटिक पोल से चिपक गई लिक्विड ऑक्सीजन। तो इससे पता चला कि ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो ये था एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को गलत बोला गया और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डेवलप हुई। ठीक है, तो जानते हैं हम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने डेवलप की, एफ हाउंड और आर एस मुलिकन। ठीक है, किसने डेवलप की, एफ हाउंड और आर एस मुलिकन ने ये थ्योरी डेवलप की। तो इस थ्योरी के अब हम जान लेते हैं पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो जैसा कि हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते थे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते थे ऑर्बिटल में, और वो भी कौन से, एटॉमिक ऑर्बिटल में। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि एटम्स होते हैं, तो उन एटम्स के
कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। दोनों एटम्स के ऑर्बिटल अलग अलग होंगे और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन अपोजिट हो और जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स में हो वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा मोलिकुलर ऑर्बिटल में। और मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है? एक एटम ये है और एक एटम ये, इसके पास भी कुछ ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी कुछ ऑर्बिटल हैं। तो ये दोनों एटम एक साथ अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लेंगे। इनके ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक साथ इंटरफेरेंस शो करेंगे। तो एक फिनोमिनन होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो ये ऑर्बिटल्स एक साथ इंटरफेरेंस करते हैं और नए ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं। ये कैसे ऑर्बिटल बनाएंगे? ये एटम था, इसके जो ऑर्बिटल्स हुए उन्हें हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक एटम था, इसके पास जो ऑर्बिटल थे उन्हें हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये दोनों एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल एक साथ मिक्स हो गए तो इन्होंने नए ऑर्बिटल बनाए जिन्हें हम बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहला पोस्टुलेट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग? वो प्रेजेंट होते हैं वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स में, कहाँ पे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। यहाँ पे इसे काट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरे पोस्टुलेट की बात। तो ये क्या है? फॉर्मेशन कैसे होता है ऑर्बिटल्स का? तो जब दो ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, जिनकी एनर्जी सिमिलर हो, वो एक साथ मिक्स करते हैं तो बनाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इसे जानने के लिए हम समझते हैं एक छोटा सा फिनोमिना जिसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है क्या। ये थ्योरी पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है और क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन को मानते हैं वेव। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव नेचर को स्टडी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। और ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एटम के अंदर एक ऐसा प्लेस है जहां पे उस इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जहां पे उस इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। उस पोर्शन को, उस पार्ट को एटम के हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अब एटम को रिप्रेजेंट करते हैं साई से, क्योंकि एटम को नहीं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं साई से। इलेक्ट्रॉन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? साई। साई क्या होता है? साई होता है वेव फंक्शन। साई क्या है? वेव फंक्शन। अब ये वेव फंक्शन क्या है? तो ये वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का इसका रेलेवेंस क्या है? अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स की, वरना यही लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ आप ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है जिसे हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी सारी की सारी क्वालिटीज़ को हम एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो कि एक वेव है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब इस वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक है एक्स जो कि पोजीशन या फिर मोमेंटम को बताता है, और एक है पैरामीटर यहाँ पे टाइम टी। ठीक है, अब इसका रेलेवेंस क्या है? तो इसका रेलेवेंस ये है कि ये जो हमारा साई है वेव फंक्शन, उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो देता है हमें एक रीजन की प्रोबेबिलिटी। तो ये साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है एक प्लेस की, जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। साई स्क्वायर क्या बता रहा है? साई स्क्वायर बता रहा है हमें एटम के अंदर वो प्लेस
जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी हाई है, समझे। ये हमें बताता है ऑर्बिटल। साई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो इस बात को मेरी। आपके पास यहां पे क्या है, दो एटम्स हैं। यहां पर आपके पास क्या है, हम इसे थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। यहां आपके पास दो एटम थे हाइड्रोजन के, आप बना रहे हो H2 गैस, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन के एटम के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन के एटम के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। तो ये है हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इनके पास इनका एक एक वेव फंक्शन होगा दोनों का, इसका वेव फंक्शन होगा, इसका भी वेव फंक्शन होगा। इनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है। इनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर। इसका वेव फंक्शन हम मान लेते हैं psi1 और इसका वेव फंक्शन हम मान लेते हैं psi2, ठीक है। तो दोनों का वेव फंक्शन क्या है, एक का वेव फंक्शन psi1 और दूसरे का वेव फंक्शन psi2। अब देखो, क्योंकि ये वेव्स हैं, वेव्स का एक नेचर होता है, वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वेव्स कोहेरेंट हैं, दो वेव्स एक साथ ओवरलैपिंग करती हैं, इंटरफेरेंस करती हैं, तो वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस। वेव्स क्या शो करती है, इंटरफेरेंस। आपने लाइट में भी पढ़ा होगा। तो दो वेव्स हैं हमारे पास इस तरह की, तो वो अगर एक साथ मिले तो वो एक नई बड़ी वेव को जनरेट करेंगी इस तरह से। तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर दो छोटी वेव मिलके एक साथ एक बड़ी वेव को जनरेट करें तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव्स जो कि एक फेज में हैं, यहां पे ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुई वेव, ये वाली वेव भी कहां से स्टार्ट हुई, 0 डिग्री से। 0 डिग्री पे इन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, 0 है। तो इन वेव्स को हम बोलेंगे इन फेज। ये दोनों वेव्स एक फेज में हैं। तो जो वेव एक फेज में है, वो वेव एक साथ मिलके नई वेव जनरेट करती हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। और जब दो सेम फेज वाली वेव एक साथ नई वेव बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक फिनोमिनन और है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को भी हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे एक वेव थी जो कि थी 0 डिग्री से स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 डिग्री से, और इस टाइप से चली। अब हमारे पास कोई दूसरी वेव थी जो कि उल्टी चल रही है। तो इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज, अपोजिट फेज। इस टाइप की वेव को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों वेव्स क्या है, अपोजिट फेज में है। तो जो वेव्स अपोजिट फेज में होती हैं वो जब इंटरफेरेंस करती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड क्या है, वो घट जाता है। इसे फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो वेव क्या होगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। ये वाला जो लोब है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारी वेव क्या हुई, खत्म हो गई। हमारी वेव क्या हुई, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, जब दो वेव्स जो कि आउट ऑफ फेज हैं, अपोजिट फेज में हैं, वो एक साथ मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उनका एम्पलीट्यूड क्या है, घट जाता है, खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे दोनों वेव्स एक साथ मिलके खत्म हो गई, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैंने ये बात आपको क्यों बताई, देखो हमारे पास
दो ऑर्बिटल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन psi1 और psi2 है। देखो ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का ही एक फंक्शन है। ऑर्बिटल क्या है, साई का स्क्वायर जो होता है, साई तो है देखो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, साई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या है, साई, और ऑर्बिटल क्या है, साई स्क्वायर, यानी कि ऑर्बिटल भी क्या हुआ, वेव फंक्शन का ही स्क्वायर हुआ, यानी कि ऑर्बिटल भी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, साई पर। तो इसके लिए वेव फंक्शन तो था psi1 और इसके लिए था psi2। तो अब इनका एम्पलीट्यूड अगर हम जोड़ें, अगर ये ऑर्बिटल जो हैं वो कंस्ट्रक्टिवली मिले, अगर ये ऑर्बिटल एक साथ कंस्ट्रक्टिवली मिले, यहाँ पे ये दो हमारे पास ऑर्बिटल थे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम फेज में है, यहाँ पे हम सेम फेज को दिखाते हैं प्लस प्लस से। तो इसका था वेव फंक्शन psi1, इसका वेव फंक्शन है psi2, ठीक है। अब जब ये एक साथ मिलेंगे तो देखो वेव फंक्शन का क्या होगा, psi1 प्लस psi2। वेव फंक्शंस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब ये एक साथ मिले और इन्होंने एक नया ऑर्बिटल जनरेट कर लिया, ये एक साथ मिले और इन्होंने ऐसे एक नया ऑर्बिटल जनरेट कर लिया, तो इसे हम बोलेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसे हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या है हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि सेम फेज में थे वो एक साथ जुड़े और उन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया और उन्होंने एक नया मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट किया, ठीक है। तो अब इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी देखो तो क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, वेव फंक्शन जो है इस पूरे ऑर्बिटल का जो कि है psi1 प्लस psi2, जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग वेव ने इंटरफेरेंस किया तो इनका वेव फंक्शन जुड़ गया। अब इस वेव फंक्शन को आप ध्यान से देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वेव फंक्शन का स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे आपने वेव फंक्शन का स्क्वायर किया तो क्या आया, psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर प्लस 2 psi1 psi2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का वेव फंक्शन में यहाँ पे कुछ ऐड हुआ। प्रोबेबिलिटी है पहले इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, ये प्रोबेबिलिटी है दूसरे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, और यहाँ पे ये क्या आया 2 psi1 psi2, यानी कि प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐड हो रहा है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है, ठीक है। तो हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अगर आप इनके कंपैरिजन में देखो psi1 और psi2 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली मिले, ये एक तो था इनमें प्लस वाला और एक था माइनस वाला, तो psi1 क्या है प्लस वाला और psi2 क्या है माइनस, यानी कि ये है आउट ऑफ फेज, या फिर हम बोल सकते हैं अपोजिट फेज। तो अपोजिट फेज वाले ये दोनों ऑर्बिटल मिले तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस psi1 माइनस psi2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम रीजन की, यानी कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं, psi1 का स्क्वायर प्लस psi2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ psi1 एंड psi2। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी इनको फाइंड करने की उससे कम प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्शन था ये इसमें से लेस हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा केस बना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी, तो इसी को हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, कम हो रही है इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की। तो यहाँ पे कैसा जनरेट हो रहा है, यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल जिस जगह पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं वहाँ पे बीच में एक रीजन है,
जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है। इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा कभी भी, बीच वाले रीजन में, यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस हमारे पास आए। एक ऑर्बिटल बना जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है नॉर्मल केस से, तो इस टाइप के ऑर्बिटल को हम बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एक और केस बना हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो इस टाइप के ऑर्बिटल को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो हमने समझा कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स कैसे कैसे जनरेट हुए। दो ऑर्बिटल जनरेट हुए हमारे, दो एस ऑर्बिटल के मिलने से। एक तो हुआ बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट, ये वाला क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक हुआ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम है जिस ऑर्बिटल में, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अब हम इन ऑर्बिटल्स की एक बार शेप समझ लेते हैं। पहले हम ये वाले पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल अगर सिमेट्रिकली कंबाइन करें तो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। देखो, सेम ऑर्बिटल होने चाहिए, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल होने चाहिए, और वो किस टाइप से एक साथ इंटरफेयर करें, किस टाइप से एक साथ कंबाइन हो, तो एक सिमेट्री में। ऐसा नहीं है कि इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल है आपके पास ये, या फिर सपोज आपके पास ये पी ऑर्बिटल है, ये तो है आपकी एक्सिस इस टाइप से, ये कौन सा है जेड ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, और आप इसके साथ में पी वाई ऑर्बिटल को मिक्स कर दोगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये इनके सिमेट्री एकदम सेम होनी चाहिए। वही ऑर्बिटल एक साथ मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितना बनता है? अगर दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो ही आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट। अब कितने टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं? तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, इस सारी थ्योरी से दो टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। कौन से? दो टाइप के। एक तो होता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कौन कौन से? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी का होता है, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो कि होता है हायर एनर्जी का। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, इनके एनर्जी आप ये पूछोगे अब कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी कम क्यों है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के एनर्जी ज़्यादा क्यों है। तो आप यहाँ पे एक बार ये फिगर देखो, ये क्या है, दोनों न्यूक्लियस हैं और यह है हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है इस पूरे ऑर्बिटल में। आपके पास यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये प्लस ये वाला माइनस, तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? यहाँ सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, या यहाँ ऐसे, इनमें से एक के पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक के पास ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब देखो, इसमें आपको समझने वाली बात एक है कि इसमें यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एक रीजन जनरेट हुआ है। ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें एक बीच में रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये जो जगह है, इस जगह में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। समझना इस बात को, इस जगह में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब इस बात को समझो, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रह सकता है, कैसे भी।
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो होगा वो इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले केस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में जाने से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है ये बीच वाले रीजन में जाने से। बीच में जो रीजन है उसे हम बोलते हैं नोड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नहीं होती, जीरो होती है। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के केस में यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन को जाने से रोका जा रहा है। रोक कौन रहा होगा, न्यूक्लियस। कैसे, ज़्यादा फोर्स लगा के। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसे उस रीजन में जाने से रोकने के लिए, तो जिस भी पार्टिकल पे ज़्यादा फोर्स लगती है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इस मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसा कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे इस मोलिकुलर ऑर्बिटल में इवनली रह सकता है कहीं पे भी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम होगी, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है बीच वाले रीजन में जाने से, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि हमारे पास ये वाला है, ये वाला बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, उसमें एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो BMO की एनर्जी कम होगी, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। कैसी होगी, ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, जब क्या होता है, इन फेज कॉम्बिनेशन। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन होता है, जब अपोजिट फेज में कॉम्बाइन करती हैं तब। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस थ्योरी के लास्ट पोस्टुलेट्स पर, जो कि है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, आपको याद होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में किस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल हम किस टाइप से बताते थे, एनर्जी लेवल का ऑर्डर बताते थे ना हम, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यूज करके। सबसे कम एनर्जी पे 1s2, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी पे 2s ऑर्बिटल, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी पे 2p ऑर्बिटल, फिर 3s ऑर्बिटल, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, है ना, फिर 4p। इस टाइप से ऑर्डर चलता था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल यूज करके। तो अब सिमिलर कंसेप्ट इसमें भी है, और इसमें ऑफ-बाउ प्रिंसिपल नहीं है, इसमें क्या होते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये ऑर्बिटल, पहले हम सारे ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। ये तो हमने देखा सिर्फ s ऑर्बिटल की मिक्सिंग। तो p ऑर्बिटल देखो यहाँ पे हमने दिए हुए हैं, यहाँ पे तो s ऑर्बिटल की मिक्सिंग से 2 ऑर्बिटल बनेंगे। कंस्ट्रक्टिवली मिल रहे हैं अगर, तो ये सिग्मा s ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 s ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो उनके मिलने से क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो ये वाला ऑर्बिटल बना, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो ये वाला ऑर्बिटल बना। ये है सिग्मा s ऑर्बिटल, ये वाला सिग्मा स्टार s। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब ऐसे ही p ऑर्बिटल भी मिक्स हो सकते हैं। तो जब p ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिवली मिक्स होंगे तो बनेगा सिग्मा p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल भी 2 तरह के होते हैं ना, एक तो होते हैं जो मॉलिक्यूल की एक्सिस में हो, और एक होते हैं जो मॉलिक्यूलर एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। तो पहले हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस वाले ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस वाले ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे एक फेज में, तो क्या होगा, वहाँ पे ये एक साथ जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे बना लिए इन्होंने बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये वाला। उसकी शेप होती है कुछ ऐसी,
यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फिगर मिसिंग है, मैं बना देता हूँ यहाँ। तो एक ऑर्बिटल था हमारे पास ये, जब ये डिस्ट्रक्टिवली मिले, जब ये डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो कैसा फॉर्मेशन होगा, तो ये इस टाइप का ऑर्बिटल बनाएंगे, इस टाइप का, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पी ऑर्बिटल, इसे हम सिग्मा स्टार लिखते हैं ऐसे, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पी स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। और जब मोलिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो पी ऑर्बिटल हैं वो जब मिक्स होंगे तो उनसे किस टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, तो उनसे कौन सी ऑर्बिटल बनेंगे, ये वाले। तो जब वो कंस्ट्रक्टिवली मिक्स होंगे तो पाई पी ऑर्बिटल बनेगा, और जब वो डिस्ट्रक्टिवली मिक्स होंगे तो पाई पी स्टार ऑर्बिटल बनेगा। तो ये इतने सारे ऑर्बिटल हमारे बन सकते हैं। अब ये सारे ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जीज के होते हैं, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के होते हैं। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी, 2s की उससे थोड़ी ज़्यादा, 3s की उससे ज़्यादा। ऐसे ही इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का भी लेवल होता है, सभी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होगी। तो अब इन ऑर्बिटल्स को अगर हम एक ऑर्डर में अरेंज करें तो उसे हम बोलेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। देख लेते हैं वो डायग्राम्स कैसे दिखाई देते हैं हमें। तो इस टाइप के दिखाई देते हैं आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हो दो डायग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं। दो डायग्राम्स क्यों बनाए हुए हैं, एक कंडीशन होती है इसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 14 या 14 से कम है तो ये वाला सिग्मा 2p ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी पाई 2p ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। और अगर 14 से ज़्यादा है एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सिग्मा 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है पाई 2p ऑर्बिटल्स से। तो ये हम समझ लेंगे किसी और लेक्चर में, जब हम sp मिक्सिंग समझेंगे। इसके पीछे एक कंसेप्ट काम करता है sp मिक्सिंग। अभी हम पहले मोलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए, 1s और 1s ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो उन्होंने हमारे नए दो मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट किए। कौन से, सिग्मा 1s ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल जनरेट हुए इससे, सिग्मा 1s ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल में बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग वाले की ज़्यादा। तो इसे हमने ऐसे रख लिया, सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे होगी उसकी एनर्जी, इन दोनों से, इन्हें हम बोलते हैं पेरेंट, इन्हें हम बोलते हैं पेरेंट एटम। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट एटम से कम होगी, पेरेंट ऑर्बिटल से कम होगी, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। ओके, तो हम इन्हें इस टाइप से रख सकते हैं। ऐसे ही 2s के केस में भी यहाँ पे सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल कम एनर्जी पे और सिग्मा स्टार 2s ज़्यादा एनर्जी पे। फिर अगला ऑर्डर आता है पाई ऑर्बिटल्स का, पाई 2p ऑर्बिटल। और क्योंकि पाई 2p ऑर्बिटल, देखो मोलिकुलर एक्सिस में तो एक ही ऑर्बिटल होगा, है ना, p ऑर्बिटल जो होगा मोलिकुलर एक्सिस में एक ऑर्बिटल होगा, और बाकी दो p ऑर्बिटल का होंगे मोलिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो ये मोलिकुलर एक्सिस से परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल होंगे उनके इंटरफेरेंस से दो ऑर्बिटल जो जनरेट होते हैं वो है पाई 2p और पाई 2p ऑर्बिटल, ठीक है। और ये मोलिकुलर एक्सिस में जो p ऑर्बिटल है उससे जनरेट हुआ। तो अगर 14 से कम है या फिर 14 है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसी मॉलिक्यूल में, तो इन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और सिग्मा 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। और फिर आ जाते हैं पाई 2p स्टार ऑर्बिटल्स, और उसके बाद में पाई सिग्मा 2p स्टार ऑर्बिटल्स, उसके बाद में सिग्मा 2p स्टार ऑर्बिटल्स, उसके बाद में क्या आ जाता है, सिग्मा 2p स्टार ऑर्बिटल्स।
सेम ही है यहाँ पे, अगर नंबर क्या हो 14 से ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, तो फिगर आपका ऐसा बन जाएगा। आप देख सकते हो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p, पाई 2p, पाई 2p, पाई स्टार 2p, पाई स्टार 2p और सिग्मा स्टार 2p। इस टाइप से हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी इनमें। हमारा लास्ट पार्ट क्या है इस थ्योरी का, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होगी वो तीनों प्रिंसिपल यूज होंगे जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग में यूज किए थे। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कि कम एनर्जी के ऑर्बिटल पहले भरेंगे और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल बाद में, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल हो गया ये। दूसरा हुंड रूल। हुंड रूल क्या बोलता था कि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, जब सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आपको पेयरिंग करानी है। तो ये हुंड रूल दूसरा रूल जो आप फिलिंग के लिए यूज करोगे। और तीसरा रूल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि ऑल फोर क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चारों रूल हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फिल करने में भी यूज करते हैं। अब देख लेते हैं हम फिलिंग होगी कैसे। हम पहले अपनी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में कुछ बचा तो नहीं है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हमने समझ लिए। मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो फॉलो करेगा तीनों प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर एक कंसेप्ट है जो कि बताता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, कि बॉन्ड कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो ये है हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ पे दो टाइप्स के ऑर्बिटल आप देख सकते हो, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आप एक साथ घटा दो। देखो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से आप घटा दो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसे आप 2 से डिवाइड कर दो, तो वो आपका निकल के आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में, उसमें से घटा दो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, उन्हें सब्सट्रैक्ट करो, घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका निकल आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है। अब हम पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम पहले एग्जांपल कौन सा देखें, नाइट्रोजन का। कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं हम पहले, नाइट्रोजन का। हम एक काम करते हैं, ये फिगर हम कर लेते हैं कॉपी। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन के एटम हैं। नाइट्रोजन के एक एटम पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पे कितने हो जाएंगे 14। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स 14 हुए। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ पे फिल करना है, कौन सा रूल यूज करके, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और हुंड रूल फॉलो करते हुए। तो पहले यहाँ पे मोलिकुलर ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन आया इसमें, और कोई ऑर्बिटल है क्या इसी एनर्जी पे, नहीं है, तो इसमें पेयरिंग हो गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 2 4 2 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे पेयरिंग करा दूं, नहीं, क्योंकि पेयरिंग कराऊंगा तो गलत हो जाएगा।
यहाँ पे हुंड रूल क्या बोलता है कि अगर सेम एनर्जी पे दो ऑर्बिटल हैं तो पहले दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद में पेयरिंग होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए 2 2 4 2 6 7 8 9 11 12 और फिर 13 और 14। तो देखो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हम पहले निकालते हैं। तो BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग, ये वाले बॉन्डिंग और ये वाला भी बॉन्डिंग। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में देखें अगर हम कितने हैं, तो 2 2 4, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एक तो ये वाले एंटी बॉन्डिंग के हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम फॉर्मूला लगाएं तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने हैं 10, एंटी बॉन्डिंग में 4/2, तो आंसर कितना आया 3। यानी कि नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड, इसीलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में बॉन्ड कितने हैं 3। अब इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए ये होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। ओके, अब हम देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। कौन सा आइटम, ऑक्सीजन। तो हम, क्योंकि अब देखो हम एग्जाम्पल देखेंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम के पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 16। ठीक है, कितने हुए इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 16। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने फिगर पे। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं हम ऑक्सीजन के लिए। हम इसे कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे हमने कर लिया इसको पेस्ट। अब ध्यान से देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल कराने होंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे, क्योंकि कोई और एनर्जी लेवल नहीं है। फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल में। ऑफ-बाउ के रूल के अकॉर्डिंग चलें तो इससे अबव जो एनर्जी लेवल है उसमें जाएगा। यहाँ पे क्या कोई और एनर्जी लेवल है बराबर में, नहीं है, तो इसी में आ जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन भी। फिर जाएगा अगले एनर्जी लेवल में, क्या कोई और ऑर्बिटल है इसके पास में सेम एनर्जी का, नहीं है, तो इसी में पेयर्ड हो जाएगा। फिर अगले में गया, यहाँ पे भी कोई और ऑर्बिटल नहीं था, पेयर्ड हो गया। फिर यहाँ पे आया, फिर पेयर हो गया। फिर अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया। अब ध्यान से देखो इसके बराबर में सिमिलर एनर्जी का एक और ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में। ठीक है, अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, इस वाले ऑर्बिटल में, पेयरिंग हो जाएगी, है ना, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग। अब अगला और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। अब देखो हमने शुरुआत में क्या बात की थी लेक्चर के इंट्रोडक्शन में कि ऑक्सीजन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये थ्योरी बता भी रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर π2p ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present, hence O2 is पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, क्यों है? क्योंकि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे हम? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, उसमें से हमें घटाना होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और उसे 2 से डिवाइड करना होगा। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? -ABMO। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0.2। तो निकाल के देखें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने हैं। एक तो ये वाला बॉन्डिंग, एक ये वाला बॉन्डिंग, एक ये वाला बॉन्डिंग, 2 ये वाले बॉन्डिंग है, यानी कि 4, 2 6, 2 8, 2 10। कितने हुए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है और ये वाले ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है। तो 2, 2 4 और 2 6 हुए हमारे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में और डिवाइड बाई 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा? 2, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। ये आ गया हमारा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑक्सीजन में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इस मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन गैस में? 2। अब हम देखते हैं हीलियम का। अब हम क्या देखेंगे? हीलियम। क्या हीलियम 2 एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं? जैसे हाइड्रोजन होती है H2, क्लोरीन होती है Cl2, ऑक्सीजन होती है O2, तो क्या ऐसे ही हीलियम का भी हो सकता है He2 या नहीं? वो डिस्कस करते हैं। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के एक एटम के, 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के 2 एटम के, मतलब दूसरे एटम के, और टोटल हीलियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 14 से कम है। तो हम ये वाला फिगर यूज करेंगे। ये वाला फिगर हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे हमने कर लिया इस फिगर को पेस्ट, और हम निकालते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक हीलियम एटम के पास, 2 दूसरे के पास, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करा दें। वेरी गुड। 1 2 3 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, 2 ऑर्बिटल हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं यहाँ पे सिग्मा 1s ऑर्बिटल में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो क्या है? खुश हैं अपनी जगह पे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? इन वाले ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें बीच में नहीं जा सकते, वो बीच में नहीं जा सकते इस वाले रीजन में। तो उन ऑर्बिटल्स के पास, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जब वो इस इलेक्ट्रॉन के रीजन में नहीं जा सकते, वो इलेक्ट्रॉन एटम के इस रीजन में नहीं जा सकते, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कहीं से आ रही होगी जिससे वो रुक पा रहे हैं बाहर। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो वो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो ये वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जिनकी एनर्जी कम होती है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ओवरलैपिंग वाले रीजन में ज़्यादा होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, जहाँ पे ओवरलैपिंग वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि ये बॉन्ड कभी फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, 2 हीलियम के एटम आएंगे, टकराएंगे और चले जाएंगे, कभी भी ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। तो हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देख लेते हैं हम। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, 0/2 इज इक्वल टू 0। इनका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ गया, 0। यानी कि हीलियम के 2 एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हीलियम 2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये तो थे होमोन्यूक्लियर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही वाले हैं। हम आगे जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को भी कवर करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।